तो बोले थी ऐसा। आप सभी को जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हम द्रव्यों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये भी जाना कि द्रव्य जो होता है वो गुण से थोड़ा अलग होता है। द्रव्यों को उनके गुणों से हम डिफरेंस कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दूसरी बड़ी बात कि हमने काल द्रव्य के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि काल द्रव्य के लक्षण क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो द्रव्यों से रिलेटेड होगा, द्रव्यों के विषय में ही होगा। तो सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग। पॉइंट है कि जो छह द्रव्य है, जो भी हमने छह द्रव्यों की बात की है यानी कि छह सब्सटेंस की बात की है, वो कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन तो होते रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस उसमें कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, बट उसके बावजूद भी वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो छह द्रव्य जैसे कि हमने बात किया, छह द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव है, पुद्गल है, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये सभी द्रव्य हमेशा अपने अपने स्वभाव यानी कि स्वाभाविक गुण को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो कौन से गुण को बनाए रखते हैं? अपने स्वाभाविक गुण को ये सारे जो द्रव्य है वो बनाए रहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब बाद में हम समवाय की चर्चा करेंगे तो समवाय की चर्चा में काम आएगा कि ये जो द्रव्य है अपने स्वभाव नहीं छोड़ते, और इसीलिए समवाय की दृष्टि से जो सब्सटेंस है और उसकी क्वालिटीज है, यानी कि जो द्रव्य है और उसके जो गुण है, वो एक है। इस प्रकार से चर्चा आएगी। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि वो जब एक है तो हमें वो अलग अलग क्यों दिख रहे हैं? जैसे कि लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन आया कि पानी जो है, पानी के जो गुण अलग अलग है, उसके हिसाब से हम क्यों बोल रहे हैं कि पानी सेम है। उसमें तो गुण के हिसाब से चेंजेस हो रहा है, कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी। तो उसको एक जैसा क्यों बोल रहे हैं? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है कि जो द्रव्य है वो अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, ऐसा पंचास्तिकाय ग्रंथ में दिया है। और दूसरा पॉइंट है कि द्रव्यों का एक दूसरे में प्रवेश होता रहता है। मतलब कि जब कोई भी द्रव्य का जो प्रोसेस है, यानी कि जो उसमें पर्याय का प्रोसेस है, पर्याय का अगर एक प्रोसेस खत्म होता है तो इमीडिएटली उसका दूसरा प्रोसेस शुरू होता है। इसी वजह से जो द्रव्य होता है वो एक दूसरे में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं। तो हमेशा उसने में कुछ ना कुछ एसोसिएशन डिसोसिएशन ये सब होते रहता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वे एक दूसरे में बदल जाते हैं। उनका स्वभाव उसका ही रहता है, बस उसमें पर्याय के माध्यम से कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। जैसे कि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि वो एक दूसरे को स्थान देते हैं। सभी जो द्रव्य होते हैं वो एक दूसरे को अवकाश यानी कि स्थान देते हैं, जिससे वे साथ साथ रह सकते हैं। तो जितने भी आप चीजें देख रहे हो, द्रव्य देख रहे हो, इतने पीसफुली इसलिए रहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को स्थान देते हैं, अवकाश देते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को दूसरे में एसोसिएट हो सके। और उनका जो पर्पस खत्म होता है तो डिसोसिएट भी हो जाते हैं। तो परस्पर जो मिलने का प्रोसेस होता है उसी को हम अस्तित्व कहते हैं। तो एग्जिस्टेंस को डिफाइन करने का बहुत ही टफ और चैलेंजिंग टास्क है कि अस्तित्व को कैसे समझाए। अस्तित्व सत्ता वही है जो कि आपको दिख रही है, प्लस उसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि द्रव्य में आपस में मिलकर कोई ना कोई काम होते रहता है। जैसे कि दूध और पानी का साथ रहना, फिर भी उनका अपना अपना स्वरूप अलग बनाए रखना। दूध अलग है, पानी अलग है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपको एक ही सिमिलर लगेगा। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, दूध की मात्रा कम है, तो वो पानी लगेगा। अगर दूध की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो वो दूध लगेगा। पर जो उसका स्वरूप है यानी कि जो उसका नेचर है, वो एज इट इज सिमिलर ही रहेगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अपने स्वभाव की रक्षा करते हैं क्योंकि कोई भी द्रव्य अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम द्रव्यों की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे रियलिटी यानी कि हमारे अस्तित्व को डिफाइन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं।
और ये प्रोसेस में द्रव्यों का नेचर समझना बहुत जरूरी है। उनका नेचर यही है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आगे ये बोला गया है कि द्रव्य जो है वो कभी एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते। यानी कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में बदल जाए, यह मानना एक दोष कहलाएगा, यानी कि गलत सेंटेंस कहलाएगा। कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में बदल गया, जैसे मैंने दूध और पानी का उदाहरण दिया और मैंने बोल दिया कि दूध तो पानी में बदल गया। वो नहीं बदलेगा, उसका जो स्वरूप है, उसका जो नेचर है, वो एज इट इज रहेगा। हालांकि उसमें जो क्वालिटी है यानी कि गुण है, गुणात्मक जो क्वालिटी है, मिल्क का ज्यादा रहेगा तो इस हिसाब से पानी की क्वालिटी कम दिखेगी। बट पानी की क्वालिटी एज इट इज रहेगी, भले कम दिखेगी बट गुण उसमें रहेगा, स्वभाव उसके रहेगा। दूसरा पॉइंट, गुणों का आपसी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि एक द्रव्य के विशेष गुण दूसरे द्रव्य के गुण बन जाए, यह मानना भी एक दोष कहलाता है, यानी कि फॉलेसीज है। तो ये फॉलिसीज आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। पहला जो फॉलिसी यही है, समकार दोष, यानी कि एक द्रव्य दूसरे में परिवर्तित हो गया तो ये एक दोष है, क्योंकि ये होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फॉलिसी। दूसरा है कि गुणों का आपसी परिवर्तन नहीं होता। सबसे पहले हमने बात की द्रव्य की, द्रव्य का परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, उसके गुण की, गुण का भी परिवर्तन नहीं होता। अगर आपने कभी बोल दिया कि गुण का परिवर्तन हो गया तो वो भी एक दोष है, यानी कि उसको बोलते हैं व्यतिकार दोष। तो ये जो दोष है, फॉलिसीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ताकि बाद में अगर आर्ग्यूमेंट करें, डिबेट करें, तो ये पॉइंट हमें क्लिक हो जाए कि हाँ, ये जो ग्रंथ में कहा था कि द्रव्य अपना परिवर्तन नहीं होगा, गुण भी परिवर्तन नहीं होगा। बट आगे जब पढ़ेंगे द्रव्य और गुण, उसमें समवाय की भावना कैसी होती है, तब आपको समझ आएगा कि समवाय यानी कि वो दूसरे का हमेशा एक साथ होना, यानी द्रव्य और गुण का हमेशा एक साथ होना क्यों पॉसिबल है। ठीक है, तो समवाय को समझना एक्चुअली बहुत टफ है, क्योंकि जब आप साइंटिफिकली इसको देखने जाओगे, या प्रैक्टिकली, छोड़ो साइंटिफिकली की बात छोड़ते हैं, प्रैक्टिकली जब आप इसको सोचने जाओगे, देखने जाओगे, तो आपको लगेगा कि द्रव्य और गुण तो हम अलग अलग कर सकते हैं। कपड़े में से धागा निकाल दिया, ऐसे कुछ उदाहरण ले लीजिए। पर वास्तविकता में, यानी कि जो उसको एकदम डीप में स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि वो समन्वय है, और उसमें एक दूसरे का एसोसिएशन हमेशा रहता है। किसका? द्रव्य का और उसके गुण का। नेक्स्ट पॉइंट है जीव और पुद्गल का पारस्परिक प्रवेश, यानी कि एक दूसरे में प्रवेश की बात विशेष रूप से क्रियावान द्रव्यों यानी जीव और पुद्गल के संदर्भ में कही गई है। ये प्रदेश की बात जब मैं कह रही हूँ, प्रदेश मतलब वो नहीं, स्पेस पॉइंट की बात नहीं हो रही, ये एक दूसरे में जाना और आना, इसकी बात हो रही है। तो जब ये होती है, यानी कि जब एक क्रियावान एक्टिविटीज प्रोसेस होता है, तब जीव और पुद्गल की बात होती है। ठीक है, तो अब जब जीव और पुद्गल के बारे में लिखोगे तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि जीव और पुद्गल में जो विशेष का जो प्रवेश है, वो पारस्परिक तौर पे चलते रहता है, यानी आदान प्रदान, एक काइंड ऑफ ट्रांसफरेंस हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो क्रियावान है वो है जीव और पुद्गल, और जो अक्रियावान है, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सभी एक दूसरे को स्थान देते हैं, और इसमें कंटिन्यूएशन में इसमें ट्रांसफरेंस हो सकता है। जो अक्रिय द्रव्य है, यानी कि जो धर्म अधर्म आकाश और काल, ये कौन से द्रव्य हो गए? ये अक्रिय द्रव्य है, और इस अक्रिय द्रव्य में आपस में मिले हुए प्रतीत होते हैं, परंतु फिर भी, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, अपने अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है द्रव्य के नेचर में बारे में, और गुणों के नेचर के बारे में, तो ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि वो अपने अपने स्वभाव यानी उनके नेचर को नहीं छोड़ते हैं, और उसके साथ साथ उसका उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स भी लिखना जरूरी है।
इजी लैंग्वेज में समझा दिया। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं सत्ता के बारे में, यानी कि एग्जिस्टेंस के बारे में। एग्जिस्टेंस के जो चर्चा है वो काफी ट्रेंडिंग है। इंडियन फिलोसफी में तो काफी ट्रेडिशन में इसकी चर्चा हो चुकी है और आगे भी हो रही है। जैसे कि अभी जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, एक तो आस्तिक दर्शन हुआ, एक नास्तिक दर्शन हुआ। आस्तिक जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक जो वेदों को नहीं मानते हैं। तो आस्तिक दर्शन में बहुत चर्चा हो गई है अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में। तो इसमें जो स्कूल्स आ जाते हैं, न्याय न्याय वैशेषिका, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये सारे स्कूल्स कहीं ना कहीं सत्ता के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, रियलिटी के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसमें काफी आर्ग्यूमेंट और डिबेट होता रहा है। तो अभी जैन दर्शन के रूप में भी देखेंगे कि उन्होंने सत्ता की परिभाषा क्या दी है। तो सत्ता यानी कि सत्य या सत्व, ये सभी वस्तुओं यानी कि वस्तु पदार्थ का सामान्य लक्षण है। सत्ता जो है, एग्जिस्टेंस जो है, वो द्रव्य का भी और गुण का भी एक कॉमन नेचर है, यानी कि सामान्य लक्षण है। जो भी वस्तु है वह सत्ता के कारण ही है या कही जा सकती है। तो कोई भी वस्तु में अगर आपको बताना है कि उसमें क्या कॉमन है, तो आप बोल सकते हो कि वो अस्तित्व में है। ये उसमें आपको एक कॉमन पॉइंट दिख जाएगा। क्या कॉमन है? कि उसका एग्जिस्टेंस है, जिसको आप डिसअप्रूव नहीं कर सकते हो। और उसके अस्तित्व को प्रूफ करने के लिए आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर में एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आप बता सकते हो कि कुछ आया, यानी कि कुछ आया है उसका कारण है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। वो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। फिर कॉज का भी कॉज है, कौसा सुई पे पहुंच जाते हैं कि कॉज का कॉज, कॉज का कॉज, माने रियलिटी का एक जो है कभी अंत नहीं होता है। तो इस प्रकार से चर्चा में रहा है ये सब। तो यहाँ पे सत्ता की क्या परिभाषा दी गई है? सत्ता सभी वस्तुओं का सामान्य लक्षण है, ये पहला पॉइंट। तो जो भी वस्तु है वह सत्ता के कारण ही है, ये दूसरा पॉइंट। ये एक सत्ता की सिंपल सी परिभाषा दी गई है। और दूसरा पॉइंट है कि सत्ता के गुण धर्म। सत्ता अनेक गुणों से युक्त होती है और निरंतर परिवर्तनशील है। अब इसमें दो पॉइंट का रेफरेंस दिया है, पहले तो गुण का और दूसरा उसके पर्यायों का। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम बात करते हैं कि इंसान बदलता क्यों रहता है। वो तो सेम है, बट इसका रीजन है पर्याय। तो यहाँ पे अनंत पर्याय उसमें होते हैं और इसी वजह से वो हमेशा परिवर्तनशील रहता है। तो ये सत्ता के गुण धर्म है, जिससे कि हम किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उसमें आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं, और उसमें आगे भी कंटिन्यूएशन में डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब आज जो हमें दिख रही है हम उसको सत्ता यानी कि एग्जिस्टेंट मानते हैं, तो क्या जो चीज नहीं दिख रही है उसका एग्जिस्टेंट नहीं है? ये भी एक सवाल आता है। बट उसका जवाब देने के लिए हम उसके गुणों और पर्यायों, ये दोनों को समझ के उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों का समन्वय है। तो सत्ता में यानी कि जब रियलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें ये तीनों का समन्वय है। पहला पॉइंट तो मैंने ये बता दिया कि वो हमेशा सामान्य लक्षण, सत्ता में सभी वस्तु में सामान्य सामान्य लक्षण में सत्ता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि सत्ता में ये तीनों उत्पाद, व्यय, द्रव्य हमेशा होते हैं, यानी कि समन्वय रूप में होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। ओके। तो सत्ता में क्या क्या है, ये पॉइंट्स हमने बार बार डिस्कशन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है अब तो ये एकदम से समझ आ ही गया होगा कि उत्पाद क्या होता है, यानी नए रूप या अवस्था का उदय, ये हो गया उत्पाद, ओरिजिन। देन व्यय मतलब हो गया पूर्व अवस्था का नाश, जो उसका पहले का फॉर्म था उसका नाश हो जाता है और दूसरा फॉर्म बन जाता है। घड़े को, मिट्टी को आपने तोड़ दिया, घड़ा बना दिया, मिट्टी को जोड़ दिया, घड़ा बना दिया, घड़ा को तोड़ दिया, मिट्टी बन गई। तो ये जो प्रोसेस है वो हमेशा चलते रहता है, उत्पाद और व्यय। और तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल पॉइंट वो है द्रव्य, यानी कि मूल स्वरूप का स्थिरता। उसमें एक ऐसा कुछ होगा जो हमेशा स्थिर रहेगा, उसमें विद्यमान रहेगा, और यही सत्ता का त्रिकालिक स्वरूप है।
तो उत्पाद व्यय और द्रव्य की वजह से हम सत्ता को समझ सकते हैं और किसी भी अ, लोगों को इसके बारे में समझा भी सकते हैं। तो सामान्य सत्ता की यही दृष्टि है कि सभी वस्तुओं में सत्ता एक है और भिन्न भिन्न वस्तुओं में सत्ता का भेद नहीं, केवल उसके रूप यानी कि उसके पर्याय ही अलग होंगे। बाकी सत्ता जो है, एग्जिस्टेंस जो है, एज इट इज रहेगी। तो अस्तित्व को समझाने के लिए काफी फिलोसोफर्स ने बहुत मेहनत की है। अ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं टू बी इज टू एग्जिस्ट, हमारा होना ही हमारा एग्जिस्टेंस है। कुछ लोग बोलते हैं टू परसीव इज टू एग्जिस्ट, मतलब हम परसीव कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस है ना। तो इस प्रकार से काफी लोगों ने इस पे चर्चा की है। तो अस्तित्व को यहाँ पे जो जैन दर्शन में समझा है, ये दो सेंटेंस से समझा है। पहले कि सब में सामान्य लक्षण में सत्ता है, दूसरा सत्ता में ये उत्पाद व्यय द्रव्य का समन्वय है। तो इस प्रकार से हम सत्ता को समझा सकते हैं। आगे देखते हैं। स्क्रीन चेंज नहीं हो, सत्ता की परिभाषा प्रतिपक्ष, हाँ हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, सब सत्ता अपने प्रतिपक्ष के साथ विद्यमान रहती है, अर्थात अस्तित्व की समझ अनस्तित्व के सापेक्ष ही स्पष्ट होती है। तो इसको समझ लेते हैं। कोई भी वस्तु, जब उसकी सत्ता को हम समझ रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वस्तु अपने स्वद्रव्य यानी अपने पदार्थ, अपने स्वक्षेत्र यानी कि अपने क्षेत्र या स्थान, तीसरा अपने स्वकाल यानी कि अपने समय, तथा स्वभाव यानी कि अपने स्वरूप के सापेक्ष सत्य अस्तित्वान होती है। तो कोई भी वस्तु अस्तित्व में हो रही है, तो किस प्रकार से अस्तित्व में हो रही है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है। उसका अस्तित्व किस किस रूप में होगा, उसके स्थान की वजह से, उसके समय की वजह से, उसके स्वरूप यानी कि स्वभाव की वजह से वो अस्तित्व में होती है। तो ये तीन नेचर उसका बताया गया है एग्जिस्टेंस का। तो ये भी आप लिख लीजिए, क्या क्या है उसकी, क्या क्या है उसका स्वक्षेत्र यानी कि उसका स्थान, देन उसका काल, कौन से काल में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। अभी मैंने बोला कि कल यहाँ पे एक जार रखा था, आज वो टूट गया है, तो क्या आप बोल सकते हो कि वो अस्तित्व में नहीं है? अस्तित्व में है ना, वो पास्ट में तो था वो अस्तित्व में। अभी फिलहाल प्रेजेंट में उसका अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो टूट चुका है, बट पास्ट में तो वो अस्तित्व में था। तो इससे हम बता सकते हैं, उसके काल से हम उसका अस्तित्व बता सकते हैं, प्लस उसके स्वभाव से उसका अस्तित्व बता सकते हैं। स्वभाव कैसे, कोई किसी आकार का दिख रहा है हमें, तो बोल सकते हैं ये तो घड़ा है क्योंकि इसका आकार घड़े जैसा है, ये पानी भरने के काम आता है। इस प्रकार से हम उसके स्वभाव को समझ सकते हैं। तो ये तीनों दृष्टि से हम सत्ता को किसी वस्तु में सम्मिलित कर सकते हैं, किसी वस्तु में बता सकते हैं कि इसमें सत्ता है। किस किस की वजह से, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। अब ये सब सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट जब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं तो भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं उसका कि उसका एरिया है या क्षेत्र है। फिर ये भी भूल जाते हैं कि वो तो काल लेता है यानी कि उसका समय भी है और उसका स्वरूप भी है। तो एग्जिस्टेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट ये सब पॉइंट्स अगर हमको याद रहे, ध्यान में रहे, तो उसमें रीजनिंग देने में भी काम आता है। हाँ, फिर वैसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो वही वस्तु यानी कि अन्य पदार्थ यानी कि पर द्रव्य, पर क्षेत्र या पर काल तथा पर भाव के सापेक्ष असत कही जाती है। तो कोई और वस्तु, किसी और वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं हम, और उसमें अगर हमने देखा कि सपोज दो वस्तु है ए एंड बी, एक वस्तु का क्षेत्र अलग है, काल अलग है, स्वभाव अलग है, उसका फिक्स है, फिर क्या हम बोल सकते हैं कि जो बी वाला वस्तु है वो ए वाले वस्तु में है? तो नहीं है, क्योंकि ए वाले वस्तु का स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव डिफरेंट है, प्लस बी वाले वस्तु का वो तीनों चीजें डिफरेंट है। तो बी वस्तु डज नॉट एग्जिस्ट इन ए वस्तु, बी हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस। भले अस्तित्व दोनों का कॉमन है, बट उसको ये तीनों के हिसाब से उसको डिफरेंस किया जा सकता है, उसके क्षेत्रों के कारण से, समय के कारण से, स्वरूप के कारण से।
तो मैं बोल सकती हूँ मेरा अस्तित्व अलग है, आपका अस्तित्व अलग है। कैसे? मेरा स्थान अलग है, क्षेत्र अलग है, मेरा काल अलग है, मेरा स्वभाव भी अलग है। तो इससे मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो आप सभी के एग्जिस्टेंस से अलग है। बट एग्जिस्टेंस है ये कॉमन है, अस्तित्व में है, सत्ता में है, ये कॉमन है। तो इसलिए द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ये है कि द्रव्य जो है वो सत्ता है। द्रव्य इज एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया। और इस प्रकार सत्ता न तो पूर्णतः एकांगी है, ना ही सर्वथा निषेधात्मक। यह सापेक्ष है, स्वयं की दृष्टि से सत्य है और पर की दृष्टि से असत्य है, जो यथार्थ के बहुआयामी स्वरूप को स्पष्ट करती है। तो खुद की दृष्टि से मैं हूं, अगर दूसरों की दृष्टि से लिया जाए तो शायद वो बोल दे मैं एग्जिस्टेंस में नहीं हूं, क्योंकि मेरे में ये जो है स्वरूप, स्वद्रव, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये मुझे इसका प्रमाण है। जैसे कि अभी एक फिलोसोफर है ह्यूम, वो बोलते हैं कि मैं आत्मा को स्वीकार कैसे करूं, क्योंकि जब मैं आत्मा के बारे में बात करता हूं तो मैं अपने जब मैं आत्मा को समझता हूं या उस पर विचार करता हूं या मैं देखता हूं, तो ये तो सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, बाकी दूसरों को तो ये दिख ही नहीं रहा है। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ ना अपने अस्तित्व के बारे में। मैं तो गलत बोल सकता हूँ कि मेरा जो गोल्डन कलर का आत्मा है या व्हाइट कलर का आत्मा है, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। बाकी लोग कैसे यकीन कर ले? तो ह्यूम बोलते हैं कि खुद के बारे में बोलना आसान है, बट यही चीज अगर हम कॉमन वे में प्रूफ करना चाहे तो गलत है, वो नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ बोला है कि भले हम स्वयं की दृष्टि से उसको सत्य माने, बट पर की दृष्टि से असत्य भी हो सकता है। ठीक है, और ये इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, उसके परिभाषा और उसके नेचर को समझ सके। अब दूसरा पॉइंट आ गया कि जो द्रव्य है और जो सत्ता है वो यूनाइटेड है। तो यूनिटी ऑफ द्रव्य एंड सत्ता, ये भी एक अलग पॉइंट है। भले ये सारे पॉइंट दिखने में एक जैसे लगते हैं, बट क्योंकि हम लोग बहुत ही रिसर्च वे में स्टडी कर रहे हैं तो उसके जो एक एक पॉइंट है उसको क्लियरली से समझना पड़ेगा। तो द्रव्य और सत्ता की एकता है। द्रव्य और सत्ता एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो कुछ अस्तित्ववान है वही द्रव्य है, और जो द्रव्य है वही सत्ता से युक्त है। ये डेफिनेशन तो मैंने बार बार बोल ही दिया है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। द्रव्य की परिभाषा क्या है? सर्वज्ञ भगवान के अनुसार जो अपने स्वभाव में होने वाले परिवर्तनों के कारण विभिन्न पर्यायों को धारण करता है और उनके एक रूप होता है, वही द्रव्य कहलाता है। तो सर्वज्ञ भगवान यानी कि अभी जो भगवान जो हम मानते हैं या जो तीर्थंकर की जो बात करते हैं हम, तो क्या बात करते हैं कि उन्होंने अपने पर्यायों को खत्म कर दिया, यानी कि बदलते हुए कर्मों को खत्म कर दिया। पहले उनमें भी पर्याय थे, बट अब वो खत्म कर दिया है उन्होंने, तो अभी वो लिबरेट हो चुके हैं। तो अभी वो स्थिर है, वो वो स्थिर है, और वो भी कहीं ना कहीं है। इस प्रकार से हम मान के चलते हैं, तो मतलब पर्याय का विषय था वहां पे, जिनको उन्होंने जीत लिया, इसलिए उनको जिनेंद्र बोल रहे हैं, उनकी परिभाषा दे रहे हैं। तो जो मॉडिफिकेशन हो रहा है अब वो नहीं होता है। तो यहाँ पे जो द्रव्य की बात हो रही है, जो अपने स्वभाव में होने वाले परिवर्तनों के कारण विभिन्न पर्यायों को धारण करता है और उनके एक रूप होता है, वो द्रव्य कहलाता है। मतलब पर्याय है, बट पर्याय से वो यूनाइटेड है, वो अलग नहीं है, वो यूनाइटेड है। दूसरा है परिवर्तनशीलता ही द्रव्य की पहचान है। तो द्रव्य की पहचान यहाँ पे जो जैन दर्शन है इसमें काफी अच्छे से बताया है कि ये परिवर्तनशील है। इवन बौद्ध दर्शन में बताया है कि ये क्षणिक है। तो ये, इससे हम अस्तित्व को अच्छे से समझ पाते हैं कि इतने सारे दर्शनों ने जो व्याख्या की है उसमें कितनी सच्चाई है। इसका हम एक चर्चा भी कर सकते हैं, प्लस उसको विस्तार रूप में समझ भी सकते हैं। तो परिवर्तनशील ही द्रव्य की पहचान है। तो जो भी वस्तु भूतकाल में परिवर्तनशील थी वो वर्तमान में भी परिवर्तनशील है, और वो भविष्य में भी परिवर्तनशील होगी, और यही द्रव्य है। तो परिवर्तनशीलता द्रव्य का अनिवार्य लक्षण है। ये समझना पड़ेगा कि परिवर्तनशीलता है, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड। अब कैसे यूनाइटेड है वो आगे देखते हैं। द्रव्य और सत्ता का अभेद। द्रव्य और सत्ता
अलग नहीं है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। सत्ता द्रव्य का कोई बाहरी गुण भी नहीं है। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि क्या सत्ता द्रव्य का बाहरी गुण है, क्या वो एक्सटर्नल क्वालिटी है, ये सवाल भी आ सकता है। क्या वो एक्सटर्नल क्वालिटी है सत्ता का? तो इसका जवाब है नहीं है। क्यों नहीं है? कोई बता सकता है क्यों नहीं है? बाहरी क्वालिटी क्यों नहीं है सत्ता? क्यों उसको इंट्रिंसिक क्वालिटी बोला जा रहा है? मतलब जो है वही है मैम, उसका उसका एक्सटेंडेड तो होगा नहीं। हम्म। सत्ता इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म तो कुछ होगा नहीं ना मैम। हम्म। ठीक है, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई गुण बाहिरी है तो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म होगा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं होगा ना मैम। हाँ, मतलब मैं पर्यायी समझ, होगा बट, हाँ पर्यायी मतलब होगा मैं बट। आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इवन सबसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई बाहिरी गुण है, समझ रहे हैं बाहिरी गुण मतलब किसी का कलर हो गया, किसी का वेट साइज, मतलब वेट तो ठीक है इंट्रिंसिक आ गया, कोई और चीज ले लो, कलर ले लो, तो अब मैं इसको अगर बाहिरी गुण समझ के रखती हूँ तो क्या उसका एक्सटेंडेड फॉर्म होगा? जैसा आप बोल रहे हो उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है इसलिए वो बाहिरी गुण है, तो क्या बाहिरी गुण का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है? फिर तो वो पर्याय हो गया। पर्यायी हो गया, वो तो पर्याय हो गया मैम। हाँ, गुण और पर्याय में तो एक्सटेंडेड भेद फॉर्म है इज ना। पर्याय। गुण, गुण में जो अभी आप गुण को मतलब समझे नहीं है। गुण में एक्सटेंडेड फॉर्म लेना मतलब उसको पर्याय की डेफिनेशन में डाल देना, मतलब आप यस, बोलोगे कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्सटेंड होता रहेगा। आज वो ये है कल वो हो जाएगा, मतलब तो पर्याय की बात कर रहे हैं ना आप? वो तो सब पर्यायी होगा मैम। हाँ, तो बट मैंने आपको पूछा क्वेश्चन कि क्या सत्ता बाहिरी गुण है या उसका स्वरूप है, ये क्वेश्चन था। स्वरूप ही है मैम। हम्म। सत्ता तो उसका स्वरूप है, क्योंकि अगर हम, वही उसका लक्षण है ना। हाँ, वही उसका लक्षण है। लक्षण है, हम्म। द्रव्य का लक्षण अगर है, तो चले वो उसका थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल उसको है, बाहिरी गुण ओरिजिनल। मान लेते हैं, चलो मान लेते हो थोड़ी देर बाहिरी के लिए गुण है। मान लेते हैं, ओके। ओके। तो क्या होगा फिर अगर हमने उसको बाहिरी गुण मान लिया, एक्सटर्नल क्वालिटी मान लिया, तो क्या हो सकता है? वो पर्यायी होगा ना मैम। हाँ, वो भी है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज मैं एग्जिस्टेंस में हूँ, क्या पता और 2 घंटे बाद में एक्सिस्टेंस में ना हूँ, फिर 3 घंटे बाद वापस एग्जिस्टेंस में आ जाऊं। अगर बाहिरी गुण मान लेते हैं, मतलब जैसे पानी का मान गया, अभी ठंडा पानी हो गया, गर्म पानी हो गया, फिर ठंडा पानी हो गया, वैसे हम अपने एग्जिस्टेंस को भी बोलेंगे कि चलो आज अभी 2 घंटे पहले मैं एग्जिस्टेंस थी, चलो ऑनलाइन मीटिंग था मैं एग्जिस्टेंट थी, प्रेजेंट थी, उसके बाद मैं प्रेजेंट नहीं थी, 3 घंटे बाद मैं चले गई। तो क्या ऐसा बोलना सही रहेगा? नहीं मैम, ऐसा तो सही नहीं है। ये ऐसा नहीं बोल सकते। मतलब जैसे बोलने के सफिक्स तो लोग देने बोलते ही है सफिक्स ना। से द्रव्य को तो हम कहीं पर भी यू कैन हाँ, 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 नॉट, आज है कल नहीं है, वो वाला नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि वो उसका हम्म। स्वरूप है और इसीलिए हम उसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं। और मैम आगे आपकी देखिए आवाज फिर। नहीं आ रही है। अभी आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? एक आ रही सेकंड है, में, आ रही है मैडम। नेटवर्क नेटवर्क सही है मेरा? नहीं नहीं नहीं, आ रही है मैडम। अच्छा, कुछ होगा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होगा, कभी कभी हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सत्ता नहीं है, अस्तित्व में नहीं हूं मैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, प्रिया जी प्रिया की जी तो आप मैं नॉन किधर है? एग्जिस्टेंट हो दूर, गई हूँ। आप दूर है। हम्म, हम्म, आप दूर है प्रिया जी। आ रहा है, ठीक से आ रहा है आवाज। आप बताइएगा अगर नहीं आता है तो। मेरे मैम आपकी तरफ आवाज से, नहीं आ रही है मेरे को। मेरे तरफ से तो नेटवर्क सही है, बाकी सबको भी सेम इशू हो रहा है। नहीं मैडम, हमें मैं मुझे तो सुन रही है, ठीक से हाँ सुन जी, रहे। प्रिया जी शायद आपका नेटवर्क थोड़ा होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए। ओके। हाँ, तो इतना देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस किया। हाँ, तो पर्यायों की प्राप्ति,
तो द्रव्य जो है वो निरंतर विभिन्न पर्यायों को प्राप्त करते रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें हमेशा नए नए पर्याय आते हैं, और ये पर्याय द्रव्य की अभिव्यक्ति के रूप है। अभिव्यक्ति का उसका रूप है, जो पर्याय है उसकी अभिव्यक्ति जो है, पर्सोनिफिकेशन है, जो उसकी जो रूप, उसकी जो पूरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है, वो उसके रूप के फॉर्म में आता है। और जो भी पर्याय द्रव्य के अपने शुद्ध स्वभाव से उत्पन्न होते हैं उसे स्वभाव पर्याय कहा जाता है। तो जो भी पर्याय द्रव्य के अपने शुद्ध स्वभाव से उत्पन्न होते हैं उन्हें स्वभाव पर्याय कहा जाता है, और जो पर्याय बाहरी कारणों या अस्वाभाविक अवस्थाओं के कारण उत्पन्न होते हैं उन्हें विभव पर्याय कहा जाता है। मैंने इसका एग्जाम्पल आपको दिया था लास्ट क्लास में कि स्वभाव पर्याय के एग्जाम्पल्स क्या है, विभाव के क्या है, बट यहाँ पे एक टाइप का रिवीजन ही दे दिया है कि इसमें ये दोनों प्रकार के होते हैं, स्वभाव एंड विभाव। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्रव्य और सत्ता जो है वो अभिन्न है, और द्रव्यों का अस्तित्व उसके निरंतर परिवर्तनशील पर्यायों के माध्यम से प्रकट होता है, जबकि उसका मूल स्वरूप जो है वो स्थिर बना रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए कि उसमें जो पर्याय होता है उसमें हमेशा निरंतर बदलाव होता है। तो निश्चय दृष्टिकोण से सत्ता, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परमार्थ की दृष्टि से हम देख रहे हैं, ठीक है, परमार्थ यानी एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो सत्ता और द्रव्य एक ही है। इनके बीच जो भी भेद बताया गया है वो तीन तरीके से उसके भेद बताए गए हैं, ये आप सब लोग लिख लीजिए। उनमें जो भेद आते हैं वो उसकी संरचना, लक्षणा और प्रयोजना, यानी उसकी संज्ञा, उसके लक्षण और उसके प्रयोजन, इसकी दृष्टिकोण से किया जाता है। बट जो परमार्थिक रूप है, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें उसमें कोई भी भेद नहीं होगा, ठीक है, जो भी भेद होगा वो तीन दृष्टि से ही होगा। और नेक्स्ट श्लोक में, मतलब जो आने वाले वर्सेस होंगे, उसमें सत्ता की जो परिभाषा है उसी प्रकार जो द्रव्य पर भी जो परिभाषा लागू होती है वो बताया गया है। बट ये जो पॉइंट था ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उसमें समझना, लक्षणा और प्रयोजन, ये तीनों चीजें हैं जो कि इसकी वजह से उसको अलग आइडेंटिफाई किया जाता है द्रव्यों को, बट एक्चुअली में वो सेम है। उसके गुण और उसके पर्याय, उसके हिसाब से जो भी चेंजेस हो रहे हैं, बट एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेम है, ठीक है। तो अभी द्रव्य के लक्षण देख लेते हैं। जो अभी अभी हम लक्षण की बात कर रहे थे, तो द्रव्य के जो लक्षण है वो क्या है, तो जिस तत्व का लक्षण सत्ता है उसे द्रव्य कहा गया है, ठीक है, उसका लक्षण क्या है, उसका सत्ता, एग्जिस्टेंट में है, जो एग्जिस्टेंट में है वो द्रव्य है। तो मैंने अभी इससे पहले वाले पॉइंट में बताया था कि उसके लक्षण होंगे। तो लक्षण क्या है उसका, द्रव्य का, कि वो अस्तित्व में है, यानी वो सत्ता में है। दूसरा पॉइंट, द्रव्य वही है जिसमें उत्पत्ति, उत्पाद, नाश, व्यय और ध्रुवता, यानी कि स्थायित्व, द्रव्य एक साथ पाए जाते हैं। ये डेफिनेशन बार बार ही मैंने रिपीट किया है। तो द्रव्यों का जो नेचर है, उसका परिभाषा है, ये समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें गुण और पर्याय विद्यमान रहते हैं वही द्रव्य है, ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, जो कि वो ग्रंथ में दिया गया है, वैसे ही मैं बता रही हूं। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यार्थिक नए द्रव्य के दृष्टिकोण से देखने पर सत्ता और द्रव्य में कोई भेद नहीं होता है, यानी कि द्रव्य की दृष्टि से हम देखें तो दोनों में कोई भेद नहीं होता है। जब हम उसमें पर्याय की दृष्टि से देखें तो वहां पे उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये तीनों आपस में अलग अलग दिखते हैं, और ये द्रव्य से भी भिन्न माने जाते हैं। जैसे कि अगर हम कॉस्मिक लेवल में जाके देखें तो सब एक जैसे होंगे, सब सिमिलर होंगे, बट जब हम इंडिविजुअल लेवल पे जाके देखें तो सब में अलग अलग कुछ ना कुछ भिन्नता, डिफरेंसेस दिखाई देती है। तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों आपस में भी भिन्न है, और ये द्रव्य से भी भिन्न माने जाते हैं।
तो संक्षेप में यही बताया गया है कि जिसमें गुण और पर्याय विद्यमान है वही द्रव्य है। तो अभी तक आपको जो द्रव्य है उसके बारे में पता चल गया होगा, उसकी परिभाषा, उसका उसका नेचर, और उसमें जो विचार है, उसकी जो दार्शनिक जो रूप है वो सब पता चलेगा, पता चल गया होगा। ठीक है। तो द्रव्य, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, द्रव्य के तीन लक्षणों के बीच अविभा बिना भाव यानी कि अविभाज्य और अनिवार्य साथ साथ होना, ये दोनों का संबंध है। तो तीन लक्षण इस प्रकार है। कौन कौन से लक्षण है? पहला तो मैंने बताया सत्ता, दूसरा जो है उत्पत्ति नाश स्थायित्व, ये उसके लक्षण है, और तीसरा गुण और पर्याय। ये तीन लक्षण हमेशा आपको द्रव्य में दिखेंगे, और इस तीनों में से कोई एक लक्षण भी शेष दो लक्षणों के बिना नहीं पाया जा सकता। अर्थात जहां सत्ता है वहां उत्पाद व्यय द्रव्य भी होंगे, और जहां ये है वहां गुण और पर्याय भी अवश्य होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इवन आपके आंसर्स लिखने में भी सपोर्ट में रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तत्वार्थ सूत्र में क्या दिया गया है। तत्वार्थ सूत्र में यही बताया गया है कि द्रव्य का लक्षण सत्य है, यानी कि अस्तित्व में है। दूसरा पॉइंट, अर्थात द्रव्य की पहचान उसका अस्तित्व होना है। द्रव्य की पहचान करनी है तो क्या बोल सकते हैं कि वो अस्तित्व में है और इसलिए वो द्रव्य है। नेक्स्ट सूत्र में दिया है कि जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है वही सत्य है, यानी सत्ता केवल स्थिर होना नहीं है बल्कि परिवर्तन और स्थायित्व दोनों का समन्वय है। तो इसमें बहुत ही भारी भारी शब्द है। पहला तो परिवर्तन, दूसरा स्थायित्व, और तीसरा समन्वय। समन्वय मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बाद में इसमें बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं कि समन्वय होता क्या है, द्रव्य और गुणों का समन्वय क्यों है, द्रव्य गुण से भिन्न क्यों नहीं और क्यों नहीं माना गया है। तो समन्वय का जो टॉपिक है हम बाद में और डिस्कशन करेंगे, तो आप कहीं लिख के रख लीजिए, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं समन्वय का उसको हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो इन कंक्लूजन, द्रव्य की सत्ता, उसका निरंतर परिवर्तन और उसका मूल स्थायित्व तथा उसमें स्थित गुण पर्याय, ये सभी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं, यानी अविभाजनीय, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। और यही जैन दर्शन में द्रव्य के स्वरूप की मूल तत्व मीमांसीय समझ है। ठीक है। और मैंने आपको जो पूछा, यहाँ पे जो लिखा है क्वेश्चन कि जैन दर्शन में द्रव्य के स्वरूप क्या बोलते हैं कि ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं किए जा सकते। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये सब, यानी कि द्रव्य की सत्ता, उसमें परिवर्तन, उसका मूल स्थायित्व और उसमें गुण पर्याय, ये एक दूसरे से अलग क्यों नहीं किए जा सकते? क्या कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है? आप कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मे बी आप आसपास की कोई चीज लेके उसका एग्जाम्पल बता सकते हो। यानी कि अगर आप कोई फ्रूट ले लो, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल आप लेके ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सब कुछ एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। इसका क्या संदर्भ है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा? मे बी आपके पास अभी काफी पॉइंट्स है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। कोई बताना चाहेगा इसके बारे में, कुछ बोलना चाहेगा? बोलने से हमारी ज्ञान बढ़ती है। हम्म। अनिल जी मैडम, को द्रव्य तो निरंतर परिशीलन परिवर्तनशील है, अभी लेकिन मेरे से वो क्वेश्चन नहीं अब पूछेंगे आप। मुझे हाँ। एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करने ही वाली हूँ, बट मैं समझना चाहती हूँ कि आप लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं या नहीं कर पाते अभी। नहीं, जैसे मैडम एक फ्रूट ले लिया हमने, आम ले लिया, मैंगो ले लिया, हम्म। तो उसकी पर्याय थोड़े दिन, आज जो उसका रूप है वो कल नहीं रहेगा ना, उसकी पर्याय हाँ चेंज होगी। तो हाँ, जैसे फ्रूट है उसकी सत्ता है, आज भी सत्ता है और कल भी सत्ता रहेगी, परसों भी सत्ता रहेगी, लेकिन बिल्कुल उसकी पर्याय चेंज होती रहेगी। बिल्कुल तो हम सही इसको बात। डिफरेंस अलग अलग नहीं कर सकते ना, वो तो उसके साथ ही रहेगी। साथ ही रहेगी, बिल्कुल सही बात। तो इसीलिए बिल्कुल सही उसको अलग बात। नहीं कर सकते। हाँ, उसका गुण क्या हो गया फिर? उसका गुण क्या हो गया? पर्याय तो ठीक है, क्या आप उसके गुण बता पाएंगे? मीठा खट्टा। हाँ। नहीं नहीं। मीठा उसका खट्टा आम गुड। नहीं, आम का आम का स्वीट, स्वभाव, मीठा। मीठा नहीं खट्टा, इसका स्वभाव तो यही है। हम्म। आम एक ये फ्रूट है मैम, आम एक फ्रूट है तो। बट ये या तो जो मीठा खट्टा बता रहे हैं, क्या ये सबके लिए सेम है?
क्या एक जो ना ना, ये fruit है वो पर्याय सबको हो गया मीठी मैम, लगेगी? सॉरी सॉरी। ना, ये पर्याय हो गया मैम। हाँ, पर्याय सॉरी, कैसे होगा? मीठा खट्टा पर्याय ये हो गया ना। पर्याय के अंतर्गत होंगे। कोई हाँ, बीमार ये है तो पर्याय क्या हो गया उसको मैम। वो फ्रूट मीठा लगेगा? ना 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 ना, नहीं लगेगा। करेक्ट है, सॉरी, पर्याय हो गया Yani वो तो। this becomes subjective. Yani the quality of uh, the gun of a dravya becomes subjective. That's what you mean to say? Not always. We have two kinds of qualities in a substance. One is primary quality that never changes. One is secondary quality, which is very personal and which is very subjective. And that is why we call it as a secondary quality. For example, the taste of a fruit, it might differ for each other. Okay, but the other quality of a fruit, like its shape, its weight, or maybe its intrinsic nature, it will always be the same. ठीक है, तो इस प्रकार से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें जो गुण है वो दो प्रकार से है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, बट ये जो मैं कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ ये वेस्टर्न फिलोसफी के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। जैन दर्शन में मानना है कि जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसमें बदलाव नहीं होते हैं, और उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, और ये भी बताया है कि गुण में क्यों नहीं चेंजेस होते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वो तो पर्याय में होते हैं। मॉडिफिकेशन जो हो रहा है वो पर्याय में होता है, गुण में नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। और जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर सेम चीज को लेंगे तो उन्होंने बोला है कि एक प्राइमरी क्वालिटी होती है जो चेंज होता है, सेकेंडरी क्वालिटी होती है, सॉरी, प्राइमरी क्वालिटी चेंज नहीं होता है, सेकेंडरी क्वालिटी होती है वो चेंज। इस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, बट हम किस वे में समझ पा रहे हैं, हमको पर्याय की लैंग्वेज में समझना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि गुण नहीं बदल रहा है, Hmm. जो बदल रहा है वो पर्याय है। तो फिर गुण क्या हुआ मैम? फिर गुण क्या हुआ उसमें एक्चुअली, आम में अभी गुण क्या हुआ? आप बताइए, आम में क्या गुण होता है? और सारे ऐसा पर्याय क्या पर्याय है जो लग उसमें रहा नहीं है। बदलता? वो मैंगो है, वो बहुत बड़ा गुण है उसका। आप उसको मैंगो को ऑरेंज नहीं कर सकते हो। उसका बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व यानी सब्सटेंशियल गुड है, वो मैंगो हाँ, है ना? ये हो गया। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देन द्रव्य एंड गुण? व्हेन यू टेल कि मैंगो ही है, फिर यहाँ हम्म, पे फिर द्रव्य क्या आएगा? वो भी मैंगो आएगा ना? हाँ, इसलिए तो हम लोग इतना पढ़ रहे हैं बार 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 तो ताकि गुण तो डिफरेंस समझ सके द्रव्य हाँ, में गुण और तो गुण। बदल नहीं सकते, गुण तो बदल पारमार्थिक नहीं दृष्टि से सकता। मैंने क्या बोला, सब सेम है ना? अच्छा, ओ, यहाँ पर हाँ गुण को मैडम, चेंज नहीं कर मैडम सकते, ऐसे समझिए। हाँ, चेंज नहीं कर सब सकते हैं, अलग। जैसे ऑरेंज नहीं हो सकता है, वैसे समझोगे। हाँ। ऐसे समझे, द्रव्य तो हो गया मैंगो, अब हम्म। गुण हो गया कि वो चेंज नहीं हो हम्म। सकता। ऐसा समझना है हमको एक्चुअली। नहीं नहीं, अभी तो समझने के बहुत तरीके, बट ठीक है, आपको ऐसा भी समझ आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। कोई भी परफेक्ट वे नहीं है समझना, अनेकांतवाद की दृष्टि से देखें तो हाँ, अलग अलग तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड इट, बट ठीक है, आपको क्लैरिटी हो रही है, दैट इज वेरी गुड साइन। ओके, हाँ, ओके, लेट अस मूव अहेड। थोड़ा सा एक दो स्लाइड ले लेते हैं, देन वी विल एंड। हाँ, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं कि द्रव्य और पर्याय का संबंध क्या होता है अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, जैन दर्शन। तो द्रव्य जो है स्वयं ना जो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। द्रव्य का मूल स्वरूप केवल सत्ता है, और इसलिए द्रव्य सदैव सदैव विद्यमान रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वयं ना उत्पन्न होता है और ना ही उसका विनाश होता है। फिर पर्याय के बारे में लेते हैं कि पर्याय द्रव्य के वे रूप या अवस्थाएं हैं जिनमें उत्पाद, नाश और स्थायित्व दिखाई देता है। तो जो हम ये उसके लक्षण की बात कर रहे थे, ये कहाँ पे दिखाई देता है? ये उसके पर्याय में दिखाई देता है। तो जैसे अभी प्रिया जी ने पूछा कि हम कैसे भेद कर सके द्रव्य में और उसके गुण में और उसके पर्याय में, तो पर्याय का क्या संबंध है कि पर्याय में ये सारे लक्षण होते हैं, यानी कि उसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है। पर जो द्रव्य है वो ना ही कभी उत्पन्न होता है, ना ही कभी नष्ट होता है। जो था वही कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। ऐसा बोला गया, जो भी था वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। या उसका अस्तित्व था तो उसका एग्जिस्टेंस चलता रहता है, या उसमें कुछ भाव थे, स्वरूप था उसका, तो वो भी कंटिन्यूएशन में चलता रहता है।
तो इस प्रकार से द्रव्यों के बारे में बताया गया है। तो परिवर्तन जो है वास्तव में द्रव्य में नहीं है, बल्कि उसके पर्यायों में होता है। तो द्रव्यार्थिक नए यानी कि द्रव्य की दृष्टि से द्रव्य जो है वो इटर्नल है, अनादि है, बिगनिंगलेस है और नित्य है यानी इटर्नल है। द्रव्य न कभी उत्पन्न होता है और न कभी नष्ट होता है। वह परिवर्तन से परे केवल अस्तित्व रूप में स्थित रहता है। ये हो गया द्रव्य और ये पर्याय, इनके बीच में संबंध। और ये भी बताते हैं पर्याय आर्थिक न्याय की दृष्टि से द्रव्य में पर्यायों में उत्पत्ति विनाश निरंतरता होती रहती है। पुराने पर्याय नष्ट होते हैं, उसी समय इमीडिएटली जैसे ही नष्ट होता है इमीडिएटली नया पर्याय उत्पन्न होता है। और द्रव्य इन सबके बीच बना रहता है। मतलब द्रव्य का एग्जिस्टेंस देखिए कैसे बना रह रहा है। जो पर्याय है अगर उसमें कुछ चेंजेस हो रहा है तो इमीडिएटली ओरिजिन होगा, ओरिजिन होते ही डिस्ट्रक्शन होगा। जैसे मैंने बोला था ये क्रम वाइज होता है, क्रम वाइज बताया था ना मैंने। ओरिजिन हो गया, फिर वैसे ही ओरिजिन हो गया, उसमें सस्टेनेबिलिटी आ गया, कुछ टाइम रहेगा, फिर उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया। तो ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस रहता है। तो द्रव्य क्या हो गया, स्थायी हो गया, वो बदलता नहीं है। पर्याय क्या हो गया, वो बदलते रहता है। तो परिवर्तन अगर हम डिफाइन करते हैं तो किस दृष्टि से बताते हैं, पर्याय की दृष्टि से बताते हैं, ना कि द्रव्य की दृष्टि से। और इसी आधार पर जैन दर्शन में स्थायित्व और परिवर्तन दोनों का समन्वय समझाया गया है कि दोनों समन्वय फॉर्म में है, यानी एक साथ आपको हमेशा दिखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, लास्ट स्लाइड। तो जब सोने के घड़े से सोने का मुकुट बनाया जाता है, ये एक एग्जाम्पल है। तो जो व्यक्ति घड़े से जुड़ा हुआ है वह घड़े के नष्ट होने पर दुखी होता है। मतलब ये कॉन्टेक्स्ट समझिए, थोड़ा फिलोसफिकल है। अगर कोई व्यक्ति कनेक्टेड है घड़े से, उसको घड़ा चाहिए, ठीक है, तो घड़ा टूट गया तो उसको बहुत वो होता है, दुख होता है, बहुत ज्यादा उसको सफरिंग में चला जाता है। कुछ लोग तो बहुत, घर का कुछ सामान टूट गया तो बहुत निराश हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति उसको मुकुट चाहता है वो मुकुट के बनने पर प्रसन्न होता है कि चलो घड़ा टूट गया। जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं, चलो ये पिगी बैंक था जो भी था टूट गया, अब इसमें पैसे मिलेंगे, तो प्रसन्न हो गए। घर का जो ओनर होगा, जो उसकी मम्मी होगी, वो बोलेगी कि ये तो टूट गया, तोड़ दिया। बट बच्चे खुश हो जाएंगे कि उसमें से पैसे मिल गए, अब वो चॉकलेट खाएंगे। तो जो मुकुट चाहता है वो मुकुट के बनने पे प्रसन्न होता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल सोने के महत्व देखता है, ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने बताया कि जो व्यक्ति वो जो पिगी बैंक था उसकी जो मिट्टी देखता है या उसका जो तत्व बना है वो सिर्फ देखता है, तो वह न तो दुखी होता है और न ही वो प्रसन्न होता है। क्योंकि उसे पता है कि आज ये जो चीजें टूट गई है उसको हमको फिर से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि सोना घड़े और मुकुट दोनों में समान रूप में बना रहता है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्पाद, व्यय और स्थायित्व ये अस्तित्व के अलग अलग रूप हैं। इन अलग अलग रूपों के कारण मनुष्य की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग होती है। भावनाएं अलग अलग जुड़ी होती है। कोई खुश होता है किसी बात पे, कोई दुख हो जाता है, क्योंकि उसमें पर्याय की वजह से वो कनेक्टेड रहता है। ठीक है, अल्टीमेटली अगर हम द्रव्यार्थिक हो जाए, द्रव्य की दृष्टि से देखें, तो हमें किसी के टूटने का भी कोई दुख नहीं है, किसी के बनने का भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये तो हमेशा रहेगा, इसका जो सीरीज है ये तो चलता रहेगा। ठीक है, ओके। अब ये बहुत ही अच्छा कॉन्टेक्स्ट था, इवन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा था, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना है तो। और नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल तो देख लिया, यही से शुरू करेंगे। द्रव्य और पर्याय का अभेद है, उसके बाद और द्रव्य गुण का अभेद है। जो आपका जो आज का जो क्वेश्चन था ना कि द्रव्य और गुण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चंस आप कल के लिए सेव करिए। कल जो है इसका कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि द्रव्य और गुण में क्या भेद है। फिलहाल के लिए आपको ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया होगा कि द्रव्य और पर्याय में क्या भेद है। ठीक है, ओके। अभी आप लोग 5 मिनट में समराइज कर सकते हो, आप में से कोई भी, कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कौन करना चाहेगा, प्लीज।
Unmute yourself and start speaking. जो भी पढ़ा है आपने, जो भी लिखा है, let us just summarize it. सब सिमिलर सिमिलर लग रहा है मैम, इट्स ऑल लुकिंग ऑल सेम सेम, सिमिलर लग रहा है, इसे समझना ही नहीं। बट देखिए, यही तो है ना, आपको उसको समझाना है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, उसमें रीजनिंग देनी है। द्रव्य गुण और पर्याय का संबंध बताया, उनका सत्ता बताया, हम्म फिर उत्पाद वही द्रव्य वो कैसे कनेक्टेड है हम्म ये बताया, उसका अस्तित्व है, उसका हम्म एग्जिस्टेंस रहेगा, हम्म पर्याय ही बदलता रहेगा। हम्म। दूसरा पॉइंट वही आ रहा है मैम, दूसरा पॉइंट ही नहीं आ रही है। छोड़ के मतलब कैसे बोलूं, ये मैंने समझ ही नहीं आ रहा जो है बताया, पर पर्याय का लक्षण कैसे। बताया ना, पहले तो मैं द्रव्य जो भी मैं बता रही थी, उसका जो ओरिजिन है, डिस्ट्रक्शन सब है, है ना, वो सब किसमें है है, द्रव्य सब। किसमें है, पर्याय में पर्याय में हो रहा है ना। पर्याय में होता है। ये तो नया पॉइंट है। पहले तो हम्म। आपको लग रहा था कि ये जो हो रहा है ये हाँ प्रेफरेंस में हो रहा है, बट अभी नया पॉइंट क्या है, नहीं वो पर्याय में हो रहा हाँ, पर्याय है ना। Ma'am, में हो so रहा I would like to reclarify. I was not there for most of the classes, but then this was very interesting. I had a little time to listen to. But what I understand is gold. I mean, for example, gold can be shaped into a ring, bracelet, or necklace. ट्रू These are different modes of same substance. ट्रू। Okay, the forms change. The forms change, but the underlying substance is gold. एब्सोल्युटली। Okay. So on this note, you also said that somebody who wants a ring would not be happy by breaking the ring and making into a bracelet. But somebody who's looking at gold would remain um, would remain with no response to it because he is looking at gold by itself. This is what was your last ending point. So you mean to say somebody who's looking at Dravya will always be happy and not at the different forms of it? I mean, I'm just asking you a question. या एग्जैक्टली, मतलब द्रव्यार्थिक दृष्टि यानी द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो वी विल नेवर बी अनहैप्पी। बट अगर हम पर्याय की दृष्टि से देखेंगे, पर्यायार्थिक दृष्टि से देखेंगे, तो वी विल ऑलवेज बी सैड कि आज वो चले गए, कल वो निकल गए। मतलब Yeah. वी Yeah. विल, भावात्मक जो है ना, इमोशनल बीइंग, वी आर इमोशनल बीइंग बिकॉज वी कनेक्ट अवरसेल्फ थ्रू द मीन्स ऑफ मोड Yes. मॉडिफिकेशन, पर्याय। Yes. So तो you इस also said that the gun keeps changing. Like somebody gave an example of mango. So the gun, the modification of the mango happens with the perishability of the fruit. So now that the gun itself is sweet, sour. So the quality of the element also changes. I mean, how can that change? Yeah, that is the question, and that answer we will be Yeah. giving tomorrow. Is it When we okay? will understand the द्रव्य and गुण का संबंध, Yeah. Yeah. then we will understand कि गुण भी चेंज हो रहा है या गुण as it is है द्रव्य जैसे। Perfect. ओके, आई होप कि Thank इतना you. पॉइंट्स ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी डीप फॉर यू, एंड जब आप एनालाइज करोगे तो ऑल दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू। तो आप लोग मतलब हर रोज बैठ के कुछ ना कुछ इसमें पॉइंट्स आप लिखते रहिए, क्योंकि हर रोज एग्जाम में बैठ ऐसा नहीं लगे कि क्या लिखे करके, एवरीथिंग सेम। यू शुड नॉट हर थिंक रोज लाइक बैठ दैट। के stuff. Every day बैठ के stuff. हाँ, एटलीस्ट राइट Very 100 sporadic. वर्ड्स और समथिंग समथिंग सो दैट इट इज ऑल क्लियर। मेटाफिजिक्स इज टफ बिकॉज हमको समझ सब आ जाता है, बट समझाने जाते हैं, एक्सप्लेन करने जाते हैं तो मैंने पॉसिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। So ये एक probably I'll चीज, put. एक कोई द्रव्य है जिसमें कि पर्याय मोड चेंज नहीं हो रहे, पर्याय चेंज नहीं हो रही है, तो वो द्रव्य नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसा सिद्ध का जीव है, जो जीव सिद्ध हो गए तो उनकी पर्याय तो चेंज नहीं होती है, वो तो जीव जिस स्थिति में वो रहेगा स्थिर हो गए, वो तो उनकी पर्याय चेंज नहीं हो रही। तो उस जीव के द्रव्य को हम द्रव्य नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, द्रव्य बोलेंगे, तो सब्सटेंस उसमें पर्याय, बोलेंगे। तो पर्याय तो चेंज नहीं सब हो रही द्रव्य है। का मैंने नहीं डेफिनेशन सर, दिया कि उसमें उसकी ज्ञान ओरिजिन। गुण में पर्याय, उसके ज्ञान गुण में पर्याय होता है सर। सिद्धों के ज्ञान गुण में पर्याय होता है, सिद्धों की अवस्था में बाहरी चेंज नहीं होता, उसके ज्ञान गुण में ज्ञान में पर्याय होता है सर, है ना मैडम? ध्यान गुण से क्या मतलब? संध्या जी बता ठीक है। सकते।
बताइए। ठीक है मैडम, ये सही है या नहीं? केवल मैंने ज्ञान बोला केवल काफी वो दर्शन सही जो हायर है। उन्हें लेवल की होता है वो बातें आप कर रहे हैं बोलते आप हैं। लोग। हाँ। मतलब पर दैट हाँ इज वेरी ट्रू। मतलब जो हाँ अनिल जी का क्वेश्चन था, हाँ इट्स वेरी हायर लेवल की बातें हो रही, मतलब बातें कर रहे हैं कि जो सब्सटेंस अगर हम उनको द्रव्य मान के चले तो क्या उनके पर्यायों की वजह से क्या उसमें अगर चेंज नहीं हो रहे तो क्या हम उनको द्रव्य मानना छोड़ दें? ये उनका सवाल है। है नहीं ना? नहीं, सिद्ध भी एक द्रव्य है, सिद्ध हाँ। जीव सिद्ध भी एक द्रव्य है। मैंने समझा है सिद्धों की अवस्था में चेंजेस नहीं हुआ तो उसके ज्ञान गुण में चेंजेस होता ही रहता है, वो तो उनका पर्याय है। हम्म। वो रोज जानता है ना सर, सिद्धों की जानने का गुण है ना सर, वो जानने के गुण में रोज रोज भी नया नया देखते हैं, जानते हैं ना। मैंने ऐसा समझा है, वो ठीक है, ठीक है या आप गलत केवल है? ज्ञान डिस्कशन केवल करेंगे, दर्शन, विल हाँ हाँ डिस्कस। संजय जी, केवल ज्ञान केवल हाँ दर्शन रहता है उसमें, तो आप कह रहे हैं तो वो पर्याय हो ओके, सकता है। आई आई विल लीव, मेरी ना अदर क्लास है, यू कैन कंटिन्यू डिस्कशंस, आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अभी तो हाँ, कुछ ठीक डिस्कशन है नहीं मैडम। आप लोग ठीक। डिस्कशन करिए। डिस्कशन नहीं ओके, जय करेंगे। जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र मैडम, जय। Right. असाइन जय जिनेन्द्र। नहीं सर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सिद्ध वाला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। मतलब वो तो एकदम बहुत अच्छा प्रश्न था आपका ये। हमें अब उसमें खुराक पर्याय नहीं, अब पर्याय के बिना द्रव्य कैसे, नहीं क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सिद्ध हो गए मूल द्रव्य में आ गए, मूल मैडम हाँ मैडम ने सेंटेंस कहा था ना कि अगर किसी चीज में पर्याय नहीं होती, हाँ अगर चेंज नहीं हाँ होगा तो करेक्ट, द्रव्य नहीं है। तो तुरंत माथा ठनका कि जीव द्रव्य मतलब जो सिद्ध हो गए हाँ उनकी तो पर्याय चेंज नहीं होती है। वैसे दूसरा फैक्ट ये भी है कि उनके अंदर अनंत गुण अनंत ज्ञान रहते हैं। बस अगर वही है, रहते हैं तो अनंत केवल ज्ञान केवल दर्शन वो आ जाता है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन। फिजिकली नहीं समझ में आता ना क्या चेंज होता होगा उनमें। भाई वो तो हाँ सर्वज्ञ हो गए, सब कुछ जानते हैं, तो क्या एडिशनल लेंगे। एक घड़ा नहीं है, आपने पानी से भर दिया, अब आप उसमें और पानी डालें तो नहीं जाएगा ना उसमें। जब अनंत ज्ञान आ गया तो उसमें और क्या ज्ञान है, उनको जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। स्वरूप जी आप बताइए, एक सिद्ध नहीं, हैं, उनके पास सर्वज्ञ हो गए तो उनको तो कुछ बचा ही नहीं, नहीं है, तो फिर क्या सही है चेंज सर। आएगा। आप बोल सर रहे सिद्ध के जीव को द्रव्य सर मानना नहीं मानना करके बोल रहे सर। द्रव्य हाँ का हाँ बेसिक परिभाषा ही है कि जिसमें पर्याय होता है वो द्रव्य है करके। हाँ पर यूजुअली सिर्फ संसारी जीवों को ही इसमें कंसिडर करते हैं सर। हाँ, सिद्ध वही जीव बोल अलग ही रहा हूँ। कैटेगरी हो गया। हाँ सर। अच्छा ऐसा नहीं है सर, क्या? मतलब वही पता संसारी वी ऐड ऑल द थ्री, सिद्ध के लिए फिर ये वाला डेफिनेशन लागू नहीं होता है। सिद्धों को भी ऐसा ही है।